13 साल की उम्र। मतलब जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में अपनी पॉकेट मनी के लिए माता पिता से संघर्ष कर रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, या फिर बस वीडियो गेम्स में उलझे होते हैं, तब वैभव सूर्यवंशी नाम का एक लड़का ऑक्शन टेबल पर सीधे 1.1 करोड़ रुपए में बिक जाता है। स्वागत है इस विस्तृत चर्चा में। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? मतलब ये कोई फैंटेसी लीग नहीं चल रही है। आज हमारे पास जो स्रोतों का डेटा है, जिसमें ऑक्शन की कुछ गुप्त रणनीतियां हैं, अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज हैं, हमारा मिशन आज इस नए भारतीय क्रिकेट इकोसिस्टम को डिकोड करना है। बहुत जरूरी विषय है ये, क्योंकि ये अब सिर्फ 22 गज की पिच का खेल नहीं रहा, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और वित्तीय गेम बन चुका है। हम समझेंगे कि रातों रात बैंक में आने वाले करोड़ों रुपए एक युवा दिमाग को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी तस्वीर को करीब से समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि बाहर से देखने पर यह दुनिया सिर्फ ग्लैमर और छक्कों की बारिश लगती है। राइट, एकदम चकाचौंध। हाँ, लेकिन जब हम इन डेटा पॉइंट्स को खंगालते हैं तो समझ आता है कि सफलता अब सिर्फ टैलेंट से नहीं मिल रही। टैलेंट तो बस एक छोटी सी शर्त रह गई है। असली खेल इस बात का है कि उस टैलेंट को संभाला कैसे जाए। टीम एक पूरी लेगेसी डिजाइन कर रही है। सही कहा आपने। और इसी संभालने वाली बात से ही उस सबसे बड़े बदलाव की तरफ चलते हैं। मतलब युवा खिलाड़ियों का उदय और अचानक आने वाला ये अथाह पैसा। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 14 करोड़, और वो भी सिर्फ 19-20 साल की उम्र में। एग्जैक्टली। एक तरफ ये बहुत शानदार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा खतरा भी महसूस होता है। और ये खतरा बहुत वास्तविक है। मतलब हमारे स्रोतों में फ्रेंचाइजी मालिकों के जो इंटरव्यू हैं वो साफ डरे हुए हैं। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका सबसे बड़ा डर यही है कि इतनी कम उम्र में इतना भयंकर पैसा और फेम कहीं इन बच्चों के सिर पर ना चढ़ जाए। जब वो मैदान पर उतरते हैं ना, तो सिर्फ रन बनाने का दबाव नहीं होता, वो 14 करोड़ के प्राइस टैग का बोझ भी होता है। बिल्कुल, उस टैग को सही साबित करने का अदृश्य दबाव। अगर मैं इसी बात को रोहित शर्मा के उस किस्से से जोड़ूं जो हमारे डेटा में है, तो ये बदलाव और साफ दिखता है। वो 50 लाख वाले चेक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रोहित ने बताया था कि जब उन्हें पहली बार 50 लाख का चेक मिला था तो उनकी क्या हालत थी। हाँ, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था। हाँ, वो बैंक मैनेजर के पास गए थे। हाँ, वो बार बार जीरो गिन रहे थे और मैनेजर से कंफर्म कर रहे थे। उनके समय में लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए खेलना था। लेकिन आज 19 साल के बच्चे रेंज रोवर में घूम रहे हैं। ये तो है। कई तो शायद कभी भारत की जर्सी पहनेंगे भी नहीं, लेकिन उनका अपना एक अलग स्टारडम बन गया है। लेकिन देखिए, हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा जो काफी सकारात्मक है। रिंकू सिंह का उदाहरण ले लीजिए। राइट, उनका संघर्ष तो सब जानते हैं। बिल्कुल, उनके पिता घर घर सिलेंडर डिलीवर करते थे। ये जो आईपीएल का पैसा है, ये उस पूरे संघर्ष को एक झटके में खत्म कर देता है। वित्तीय सुरक्षा मिल जाती है। एग्जैक्टली। जब किसी एथलीट को अगले महीने के किराए की चिंता नहीं होती, तो वो अपना 100% फोकस सिर्फ खेल पर लगा सकता है। ये पैसा उस गरीबी वाले समीकरण को ही हटा देता है जो कई टैलेंट्स को खत्म कर देता था। ये वित्तीय सुरक्षा वाली बात एकदम सही है, लेकिन यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक पहेली खड़ी हो जाती है। कैसी पहेली? मतलब ऐसे सोचिए, एक सूखी जमीन है, अचानक पैसों की भारी बारिश हो जाए तो वो सारा पानी सोख लेती है, तृप्त हो जाती है। लेकिन जब एक 22 साल के लड़की की नेटवर्थ अचानक 50 करोड़ हो जाए, बड़ा घर, लग्जरी कारें सब मिल जाएं, तो हर सुबह उठकर नेट्स में पसीना बहाने वाली वो जो भूख है, उसे जिंदा रखना लगभग असंभव नहीं हो जाता। और ठीक इसी जगह पर एक अच्छे और महान खिलाड़ी के बीच की लकीर खिंचती है। असली परीक्षा तो इस पैसे के मिलने के बाद ही शुरू होती है। राइट। अगर वो आग बुझ गई तो टैलेंट बर्बाद। स्रोतों में पृथ्वी शॉ का उदाहरण बहुत प्रमुखता से है। हाँ, वो तो अंडर 19 के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। बिल्कुल, दिग्गजों से तुलना होती थी उनकी। लेकिन चकाचौंध में फोकस बनाए रखना बहुत जटिल है। इसीलिए अब फ्रेंचाइजियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। मतलब अब वो सिर्फ टैलेंट नहीं देख रहे? नहीं, जब स्काउट्स जाते हैं तो वो सिर्फ कवर ड्राइव नहीं देखते हैं, वो खिलाड़ी का लेवल हेडेडनेस भी परखते हैं। अच्छा, उसका मानसिक संतुलन। हाँ, उसकी परिपक्वता और जमीन से जुड़े रहने की क्षमता। वैभव सूर्यवंशी को ही देख लीजिए। जब उन्होंने धोनी के पैर छुए थे। एग्जैक्टली। और उनका वो मासूमियत भरा इंटरव्यू जहां वो कोच से पूछते हैं कि क्या हमने इतना अच्छा कर दिया है कि सब हमारी बात कर रहे हैं। ये विनम्रता चाहिए फ्रेंचाइजी को। समझ गया। तो ये जो करोड़ों का निवेश है, ये कोई अंधा दाव नहीं है।
ये एक सोची समझी ऑक्शन रणनीति है। बिल्कुल, ये अगले 10 साल का भविष्य लिख रहे हैं। चलिए, इस रणनीति को समझने के लिए सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स का विश्लेषण करते हैं। वो हमेशा अपने अनुभवी खिलाड़ियों के लिए जाने जाते थे, है ना? हाँ, उन्हें तो डैड्स आर्मी तक कहा जाता था मजाक में। राइट। लेकिन इस बार ऑक्शन टेबल पर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पलट दी। टूर्नामेंट की सबसे कम औसत उम्र वाली टीम बना ली। और सिर्फ युवा नहीं, उन्होंने संजू सैमसन पर भी एक बहुत बड़ा और रणनीतिक दांव खेला है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट है। धोनी के संन्यास की आहट सबको सुनाई दे रही है। ये लगभग तय है कि ये उनका आखिरी सीजन है। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बनने वाला है। एग्जैक्टली। उस शून्यता को भरने के लिए उन्हें सिर्फ विकेटकीपर नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जिसके पास कप्तानी का अनुभव हो, गेम अवेयरनेस हो, और जो धोनी की तरह शांत रह सके। बिल्कुल, और जिसका दक्षिण भारत में एक बड़ा फैन बेस भी हो। संजू सैमसन इसमें एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन एक सवाल है, जो टीम 15 सालों से अपने तजुर्बे और एक सेट सिस्टम पर गर्व करती थी, उसका अचानक इतने युवाओं पर निवेश करना क्या अपनी ही कोर फिलॉसफी के खिलाफ जाना नहीं है? मैं इसे फिलॉसफी खत्म करना नहीं कहूंगी, इसे एक कैलकुलेटेड शिफ्ट कहना ज्यादा सही होगा। कैलकुलेटेड शिफ्ट? हाँ, कोई भी समझदार संगठन बदलाव का इंतजार नहीं करता। सीएसके जानती है कि धोनी के बाद ट्रांजिशन झटके में हुआ तो टीम बिखर जाएगी। इसलिए युवाओं को धोनी के रहते हुए ग्रूम किया जाएगा। बिल्कुल, और संजू सैमसन के जरिए वो वर्तमान को स्थिर कर रहे ताकि प्रदर्शन ना गिरे। ये तो कमाल की रणनीति है। और सिर्फ सीएसके नहीं, स्काउटिंग का महत्व इतना बढ़ गया है कि असली जंग तो जमीन पर हो रही है। सही कहा। लखनऊ को देखिए, मयंक यादव और मोहसिन खान को कहां से खोज निकाला। हाँ, और वो दिल्ली कैपिटल्स वाला आकिब नबी का किस्सा, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कश्मीर के बारामूला वाला। हाँ, मतलब उस तेज गेंदबाज के पास अपने शहर में प्रैक्टिस के लिए एक टर्फ विकेट तक नहीं था। वो हर दिन 60 किलोमीटर दूर श्रीनगर जाता था सिर्फ बॉलिंग करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। उम्र निकल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रणजी में 100 से ज्यादा विकेट ले लिए। ये सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये वही भूख है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और यही भूख एक्स फैक्टर बनती है। आकिब जैसे खिलाड़ियों को पता है कि ये मौका कितनी रातों की नींद के बाद मिला है, वो इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को देखिए, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग था ऑक्शन में। हाँ, उन्होंने तो अपने पुराने खिलाड़ियों को ही वापस बुला लिया, क्योंकि उन्हें पता है उनका इंजन रूम क्या है। रोहित, हार्दिक, बुमराह, सूर्या, ये उनका कोर है। उन्होंने बस क्विंटन डिकॉक और रदरफोर्ड जैसे पुराने स्पेयर पार्ट्स वापस फिट कर दिए ताकि मशीन फुल स्पीड पर चले। राइट। लेकिन देखिए, ऑक्शन की रणनीतियां अपनी जगह हैं। इन सबसे परे जो चीज एक खिलाड़ी को लीजेंड बनाती है, वो पैसा नहीं है। तो क्या है? वो है उनकी मानसिकता। खराब फॉर्म आती है, चोट लगती है, लेकिन जब आप टीम से बाहर होते हैं तब वापसी कैसे करते हैं, ये तय करता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ईशान किशन की कहानी ले लीजिए। ईशान का केस तो एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। वो लगातार टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन बेंच पर बैठे थे। मानसिक रूप से ये बहुत थका देने वाला होता है। उन्होंने ब्रेक मांगा और सिस्टम को वो रास नहीं आया। बिल्कुल नहीं, उन्हें सीधे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। एक युवा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेला हो, उसके लिए पूरी तरह टूट जाने वाली स्थिति होती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि वो टूटे नहीं। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की, सीधे डोमेस्टिक क्रिकेट गया और मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जो शतक जड़ा, हाँ, अपने बल्ले से जवाब दिया। एग्जैक्टली। चयनकर्ताओं का दरवाजा खटखटाया नहीं, उसे तोड़ दिया। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे हमारे श्रोतों में संजू सैमसन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज कहा गया है। अच्छा, वो कैसे? संजू जब 2022 में बाहर हुए तो उन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत की, फिटनेस पर काम किया। ये मेहनत बैंक के ब्याज की तरह जमा होती रही। और फिर जब वर्ल्ड कप फाइनल में मौका मिला तो उसका असर दिखा। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा की वापसी भी इसी इम्पैक्ट के इर्द गिर्द है। हाँ, वो तो डोमेस्टिक में नंबर 1 बन के गए थे, पर वहां फ्लॉप हो गए। लोगों ने स्लॉगर बोलने लगे थे। और फिर उन्होंने युवराज सिंह की मेंटरशिप में जो वापसी की, ऑरेंज आर्मी के सामने शतक लगाकर, वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। वो तो था। और जब हम निडरता और वापसी की बात कर ही रहे हैं तो हार्दिक पांड्या के उस ऑरा को डिकोड करना बहुत जरूरी है। वो तो एक अलग ही लेवल पर है। मतलब 140 की स्पीड और 150 का स्ट्राइक रेट तो ठीक है, लेकिन साहिबजादा फरहान के खिलाफ वो बाउंसर और वो कैच, वो पल सच में अद्भुत था। जब बल्लेबाज गेंद हवा में मारता है तो गेंदबाज हमेशा आसमान की तरफ देखता है कि कैच पकड़ा जाएगा या नहीं। हाँ, ये तो इंस्टिंक्ट है। लेकिन हार्दिक ने आसमान की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। कैच हवा में था
और वो फरहान की आंखों में देखकर उन्हें पवेलियन जाने का इशारा कर रहे थे। बाप रे, ये तो ऐसा था जैसे कोई निशानेबाज गोली चलने से पहले ही गन वापस रख ले। क्या ये अति आत्मविश्वास सिर्फ टैलेंट से आता है? नहीं, ये मनोविज्ञान का शानदार उदाहरण है। ये सालों की ट्रेनिंग से घड़ा जाता है। हार्दिक ने अपने दिमाग से हर नेगेटिव विचार को निकाल फेंका है। उनका ये कहना कि अभी तो 5-6 ट्रॉफी और जीतूंगा, ये अहंकार नहीं है, ये उनका विजन है। जब आप मानसिक रूप से तलहटी पर होते हैं तो आपका यही खौफ आपको वापस लाता है। और इसी निडर, इम्पैक्ट ओरिएंटेड मानसिकता ने मिलकर आज भारतीय टीम को एक अजेय समूह बना दिया है। मतलब भारत की हार अब इतनी दुर्लभ है कि वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और इस अजय रथ का बहुत बड़ा श्रेय सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को जाता है। उनका विन रेट तो 84% है ना? हाँ, T20 में 10 में से 8 मैच जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास लगता है। अगर टीम इतना जीत रही है तो सूर्या को एक महान कप्तान का वो क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? क्या इसलिए कि टीम का माहौल बनाना, टीवी पर डाइव लगाने या छक्के मारने जैसा विजुअल नहीं है? ये बहुत ही सटीक बात पकड़ी आपने। कप्तानी काफी हद तक एक इंटैंजिबल चीज है। आज हर खिलाड़ी एक ब्रांड है, सबका अपना पीआर है, ईगो है। उन 15 सुपरस्टार्स को एक दिशा में चलाना बहुत मुश्किल है। तो सूर्या ने ये कैसे किया? स्रोतों के मुताबिक उन्होंने ड्रेसिंग रूम के उस सख्त कॉर्पोरेट माहौल को खत्म करके उसे एक हॉस्टल रूम जैसा बना दिया है। हॉस्टल रूम जहां सब दोस्त होते हैं? बिल्कुल, जहां सब अपनी कमजोरियों पर खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाते हैं, खिलाड़ियों से उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स किनारे करवाकर सेल्फलेस क्रिकेट खिलवाना, ये जादू ही है। और इसी माहौल का नतीजा है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है। आज भारत एक साथ 3 टीमें मैदान में उतार सकता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखिए, जम्मू कश्मीर जैसी टीम एमपी, बंगाल और कर्नाटक जैसे दिग्गजों को हरा रही है। ये तो है। और जब हम अपनी तुलना बाकी देशों से करते हैं तो ये फर्क और साफ हो जाता है। पाकिस्तान की ही बात करें, वो तो अब एक टियर 2 टीम बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या उनका आउटडेटेड अप्रोच है। राइट। जहां हर गेंद पर हिट करने की होड़ है, वहां बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हमेशा सवालों में रहता है। और साहिबजादा फरहान की वो पारी के लिए 90 से 100 रन के बीच 7 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए उन्होंने। वही ना, टीम के लक्ष्य से ऊपर व्यक्तिगत माइलस्टोन, ये मानसिकता का बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का रवैया एकदम अजीब लगता है मुझे। वो कैसे? वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से स्विच ऑफ थे। उनका पूरा देश ओलंपिक्स या फुटबॉल में बिजी था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब बात वर्ल्ड कप फाइनल की आती है तब वो अचानक स्विच ऑन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ट्रेविस हेड का रोहित शर्मा का वो कैच पकड़ना याद है, हवा में ट्रेजेक्ट्री जज करना और डाइव लगाकर कैच लपकना। उस दिन उन्होंने फील्डिंग में एक भी रन मुफ्त नहीं दिया। वो जानते हैं कि ऊर्जा कब बचानी है और कब झोंकनी है। बिल्कुल। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत की गहराई और बेखौफ रवैया आज अद्वितीय है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, आज हमने देखा कि कैसे 14 करोड़ युवाओं की भूख का इम्तिहान ले रहे हैं, कैसे सीएसके और एमआई जैसी टीमें ऑक्शन टेबल पर अपना अगला दशक सुरक्षित कर रही हैं, और कैसे हार्दिक, ईशान और सूर्या जैसे खिलाड़ियों ने भारत को एक निर्विवाद पावर हाउस बना दिया है। ये बहुत ही व्यापक विश्लेषण रहा। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बेहद दिलचस्प बात सामने रखना चाहूंगी जो स्रोतों से निकली है। जी बिल्कुल, बताइए। अब एक ऐसा ट्रेंड दिख रहा है जहां विदेशी दिग्गज जैसे ऑस्ट्रेलियन या दक्षिण अफ्रीकी आईपीएल में सिर्फ पैसों के लिए नहीं आना चाहते। अच्छा, फिर क्या वजह है? उनका मुख्य मकसद अब युवा भारतीय टैलेंट के साथ खेलना और ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, ताकि वो इस नए इकोसिस्टम को समझ सकें। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या भविष्य में देश बनाम देश का क्रिकेट सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगा? क्या महान खिलाड़ियों की असली लेगेसी सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट से तय होगी? बाप रे, ये सच में खेल के पूरे भविष्य को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन है। इस विस्तृत चर्चा में साथ जुड़ने और इस गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और नई चीजों की खोज करते रहें।